तो मध्य प्रदेश में आदिवासी सत्ता बनाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और यही कारण है कि सूबे की सियासत में आदिवासियों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो खूब देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसके बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर आदिवासी किसकी सरकार बनाने इस बार जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अगर किसी वर्ग के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा सियासत देखने को मिली तो वो वर्ग था आदिवासी वर्ग। इस वर्ग को साधने के लिए हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से दांव चला, और हो भी क्यों ना। 47 सीटों पर अहम भूमिका निभाने वाला ये वर्ग सत्ता दिलाने में अहम भूमिका जो निभाता है, यही कारण था कि बीजेपी कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने की खूब कोशिश की। दूसरी ओर चुनाव में इस बार 47 आदिवासी सीटों में से 15 पर मतदान प्रतिशत बढ़ने से राजनीतिक दलों की सांसें फूलने लगी हैं। एक और जहां बीजेपी से संजीवनी मान रही है तो वहीं कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही है। अब इन सीटों पर किसका दबदबा दिखाई देता है, ये तो फिलहाल 3 दिसंबर का दिन ही स्पष्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पेशा एक्ट से लेकर तमाम सुविधाएं आदिवासियों को दिए हैं और आदिवासी जनहितैषी योजनाओं के साथ है। तो कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी एसटी वर्ग नाराज है, क्योंकि सीधी का पेशाब कांड, शहडोल आदिवासियों का आंदोलन के चलते आदिवासी नाराज है और आदिवासी हमेशा कांग्रेस के परिवार का हिस्सा रहा है। तो इस बार आदिवासी एसटी कांग्रेस के साथ। एसटी वर्ग ने आखिर किसका साथ दिया है, इस सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सियासतदानों ने दावे करना शुरू कर दिए। जहां कांग्रेस ने 47 सीटों पर जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आदिवासी कांग्रेस को समझ चुके हैं। ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आदिवासी विरोधी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आदिवासियों के पट्टे छीने जाने की बात हो, आदिवासियों पर अत्याचार होने की बात हो, यहाँ तक कि आदिवासी भाई पे पेशाब करने तक का मामला हो, ये बीजेपी की सरकार में बीजेपी द्वारा जो नेता बनाए गए उनकी तरफ से किया गया कृत्य है। ऐसे में आदिवासी वर्ग भाजपा के खिलाफ रहा। पिछले चुनाव में 2018 में गेम चेंजर साबित हुआ था। आदिवासियों में इन्होंने जो भ्रामकता फैलाई थी, बहुत हद तक वो टूट चुकी है। और जैसे 2013 के चुनाव में, इसके पहले के चुनाव में आदिवासी समुदाय ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया था, वैसा ही विश्वास पुनः हम लोगों ने कायम किया है और निश्चित रूप से आदिवासी सीटों पर भी हम लोग अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं और 3 तारीख को परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। कितनी सीटें लगभग जीतने का अनुमान है क्या? मेरे ख्याल से 30-35 के ऊपर सीटें इस बार आ जाएगी हमारी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस का ध्यान 47 आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा रहा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासियों ने किस राजनीतिक दल पर ध्यान दिया और किसे नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों पर 2013 और 2018 में क्या नतीजे रहे थे। जहां 2013 की बात की जाए तो बीजेपी ने एक तरफा 31 सीटों पर जीत हासिल कर आदिवासियों में अपनी लोकप्रियता साबित की थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को मात्र 15 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा था। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। अब बात 2018 की करते हैं, जहां आदिवासियों ने बीजेपी के काम से नाखुश होकर कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस का साथ देते हुए 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो 2018 में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। 1 सीट इस बार भी, यानी 2018 की बात की जाए तो अन्य के खाते में गई थी। ये हुई 18 और 13 की बात। अब आपको बताते हैं कि 2018 में और 23 के मतदान प्रतिशत में कितना अंतर है, क्योंकि ये कई हद तक पिक्चर क्लियर करेगा। एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों पर 2018 में 78.49% मतदान हुआ था। वहीं 2023 में एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों पर 79.55% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव से करीब 1% ज्यादा है। अब इससे आप समझते हैं कि किस तरह से 1% जब ज्यादा मतदान हुआ है तो कितनी जो समीकरण है वो बदलेंगे। अब एक नजर उस पर भी डालते हैं कि उन बड़ी विधानसभा सीटें कौन सी हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं। साथ ही प्रदेश में काफी अहमियत भी सरकार बनने और बिगाड़ने में रखती है। एसटी के लिए आरक्षित ब्योहारी सीट पर 74.75% मतदान हुआ।
तो अनूपपुर की बात करें तो 77.67% वोटिंग हुई। वहीं जैतपुर में 80.95% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मानपुर की बात की जाए तो 77.09% मतदान हुआ। शाहपुर में 82.33%, निवास में 82.01%, मंडला में 82.34%, हरसूद में 79.58% मतदान हुआ। राजपुर की अगर बात कर लें तो राजपुर में 82.35% मतदान हुआ है। तो वहीं झाबुआ की अगर हम बात करें 65.61% मतदान हुआ। पेटलावद की बात करते हैं तो 79.39% मतदान हुआ। इसके साथ ही सरदारपुर और गंधबानी, पुष्पराजगढ़, डिंडोरी, बरघाट, भगवानपुरा, थांदला, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी और सैलाना में भी बम्पर मतदान दर्ज किया गया है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि एसटी की 47 विधानसभा सीटों पर कौन कौन से बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले निवास सीट से शुरुआत करते हैं। चुनावी मैदान में यहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके भी मंडला सीट से ही प्रत्याशी हैं। इनके साथ बीजेपी के बड़े नेता अंतर सिंह पटेल राजपुर सीट से चुनावी मैदान में। साथ ही शिवराज सरकार में मंत्री बिसाहू लाल साहू ने जो सिंह हैं उन्होंने भी अनूपपुर से उनको उतारा गया है। तो कैबिनेट मंत्री अगर मीना सिंह मंडावी की बात की जाए तो मानपुर से इस बार चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रही है। युवा नेता शरद कोल की बात की जाए, बिहारी से कांग्रेस के चुनौती जो है कांग्रेस को वो पेश कर रहे हैं। तो बीजेपी के दिग्गज नेता जयसिंह मरावी जो है वो जैतपुर से चुनावी मैदान में है। ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुरा से हैं। कुंवर विजय शाह की बात की जाए वो हरसूद से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और भानु भूरिया जो हैं वो झाबुआ से उतरे हैं। निर्मला भूरिया पेटलावद से हैं। वेल सिंह भूरिया जो है सरदारपुर से चुनावी मैदान में है। और वहीं सरदार सिंह मेड़ा गंधवानी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी है। तो कांग्रेस ने भी तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। कौन कौन से बड़े नेता हैं वो भी आपको क्रम से बताते हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले बिहारी में तजुर्बेदार नेता, कई बार जो चुने गए हैं और अच्छा वर्चस्व रखते हैं, राम लखन सिंह को उतारा है। ओमकार सिंह मरकाम की बात की जाए डिंडोरी से उतरे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने निवास सीट से चैन सिंह बारकारडे उतारे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। मैदान की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अशोक मरसकोले जो हैं वो संपतिया उइके को मंडला सीट पर चुनौती दे रहे हैं। तो अर्जुन सिंह काकोड़िया बरघट सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब बात कांग्रेस नेता केदार डावर की करें तो वो भगवानपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की अगर हम सीट देखते हैं तो वो राजपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया झाबुआ से झाबुआ चुनावी मैदान में इस बार विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। वीर सिंह अगर भूरिया की बात की जाए तो वो थंदला से, और कांग्रेस के दिग्गज नेता उमंग सिंगार गंधवानी सीट से बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल सुरेंद्र सिंह बघेल हनी भी कुक्षी से चुनावी मैदान लड़ रहे हैं, उतरे हैं चुनावी मैदान में। हीरालाल अलावा की अगर बात की जाए तो मनावर से हैं। वहीं पंशीलाल मेड़ा धर्मपुरी से और हर्ष विजय गहलोत जो हैं वो सैलाना से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तमाम अलग अलग दोनों ही पार्टियों ने दिग्गज उतारे हैं, लेकिन ये 47 सीट किसके पक्ष में जाएंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अजय दुबे मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले अजय आपके पास आ रहा हूं। इस बार 23 में अगर हम मतदान प्रतिशत 18 के से तुलना करते हैं तो ज्यादा हुआ है। 47 सीटें किसके पक्ष में इस बार जाती नजर आएंगी? आप ग्राउंड पर रहें, क्या सर्वे कहता है, किसका भाग्य बनाएंगी, किसका बिगाड़ेंगी? अजय आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बिल्कुल विकास, मध्य प्रदेश में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और कहते हैं कि आदिवासी वोटर जिसके साथ होता है सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से आदिवासियों ने साथ दिया, 30 सीटों पर करीब आदिवासी जो सीट हैं 47 सीटों में 30 सीटों पर आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। 16 के करीब जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। और 2013 की बात करें तो 2013 में बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 15 सीटें जो हैं कांग्रेस के पास थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाकों में आता है, 230 सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जिस पर आदिवासी वोटर प्रभावित करता है
और 47 सीटें आरक्षित हैं। तो साफ तौर पर है आदिवासी जिसके साथ होंगे सत्ता उसी के साथ होगी। लेकिन मालवा निवाड़ अंचल की बात करें तो वहाँ 22 सीटें आती हैं और 10 पर इस बार जयस भी चुनाव लड़ रहा है, जयस का भी वर्चस्व है। 10 सीटें ऐसी भी हैं जिन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी दोनों संशय में हैं कि वहाँ किसे वोट मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासी 2 करोड़ वोटर्स हैं और 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो 18 सीटें ऐसी थी जहां आदिवासी बहुल इलाकों में जो है नोटा का 5000 वोट नोटा पर भी पड़ा था। बिल्कुल, ये देखना एक बड़ी संख्या है और अब देखना होगा 23 में किस तरह से तब्दील होगी। सुरेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले तो बड़ा सीधा सा सवाल, क्या 23 के लिहाज से आपका ऑब्जर्वेशन कहता है इन 47 सीटों को लेकर 2018 वर्सेस 2023 कितना अलग देख रहे हैं सर? देखिए, 2018 के चुनाव में जो वातावरण था वो बहुत अलग था और ये सोच करके कि सबसे पहले मंदसौर का किसान गोलीकांड और उसके बाद किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा, तो आदिवासी अंचल में जो किसान हैं उनका एक प्रकार से रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा, क्योंकि छोटी छोटी रियायतों से आदिवासी अंचलों में वोट का प्रतिशत बदल जाता है, वोट की विचारधारा बदल जाती है। दूसरा, उस समय डॉक्टर हीरालाल अलावा एक ऐसे होनहार व्यक्ति के रूप में आदिवासियों में चर्चित थे जिनके कारण आदिवासी युवाओं ने और डॉक्टर अलावा को पसंद करने वाले लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया जी। अब वो समझौता टूट गया इस बार, इसलिए कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो आकर्षण था 2 चीजों का वो आकर्षण इस बार नहीं है। इसलिए अनुमान लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी में है कि जब ये सीटों का परिवर्तन हुआ, क्योंकि 2018 के चुनाव में भाजपा के पास 29 सीटें थी, 13 में ये बढ़कर 31 हुई और 2018 में ये घट करके 16 हो गई। तो इन आदिवासी अंचलों में सबसे बड़ा काम जो है वो भाजपा से भी ज्यादा काम है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। पिछले एक बार ऐसी स्थिति बनी कि झाबुआ जिले की सारी सीटें भाजपा जीती थी, जबकि कभी ऐसी स्थिति बनती नहीं थी। मुझे ये जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से काफी सक्रियता पूरे 5 साल दिखाई गई, क्योंकि आदिवासियों के केवल वोट और विधायक तक उनका काम सीमित नहीं है, वो धर्मांतरण का विषय भी है। इसलिए संघ की सक्रियता ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया है, ये एक संदेश प्राप्त हुआ है। सुरेश जी, ये बात क्या आप मानते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि आदिवासी जो हैं वो सत्ता के केंद्र में रहते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो उन पर बड़ी केंद्रित रहती हैं, अपनी योजनाएं जो उन पर केंद्रित रखती हैं। लेकिन इस बार पिछले अगर हम 6-8 महीनों में देखें, बीजेपी का फोकस बहुत ज्यादा आदिवासियों पर रहा है। चाहे जनजातीय गौरव दिवस सम्मान की हम बात करें जो भोपाल से शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उसके बाद इनके जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां लगातार प्रधानमंत्री के दौरे होना, कई करोड़ की योजनाएं पहुंचाना, टाटा ममिया जो भील हैं उनके नाम से कई जगहों पर चौराहों का नाम रखना, तो ये तमाम चीजें जो शामिल हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या कांग्रेस यहां पर काउंटर कर पाएगी? देखिए, मैं यही आपके जो मेरा अगला वक्तव्य था वो यही था कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस मुद्दे पर इंटरेस्ट लिया जी। और उन्होंने जब भोपाल के रेलवे स्टेशन का हबीबगंज का नाम रानी कमलापति के नाम से करने का काम किया, तो उस समय एक व्यापक संदेश देने का प्रयास हुआ था। 2 चीजें इसके पहले हमें ध्यान देना पड़ेंगी, और वो ये कि जब भारत के राष्ट्रपति के चयन का विषय आया था, तब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज में ये संदेश दिया गया, और रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति की स्थापना, उनके को सम्मान देने का काम के लिए स्वयं अमित शाह जी जो है जबलपुर आए थे और उन क्षेत्रों में गए थे। अभी भी उन्होंने चुनाव प्रचार करने से पहले जबलपुर में उन क्षेत्रों में जाकर के और उनकी प्रतिमाओं को जो है पुष्पांजलि और ये सब करके एक संदेश देने का प्रयास किया कि भाजपा न केवल चुनाव के लिए अपितु पहले भी। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कांग्रेस के द्वारा प्राप्त की गई 30 सीटों में सेंधमारी कर सकता है। तो इसलिए इस बार का ये प्रिडिक्शन की कांग्रेस ज्यादा ले जाएगी और भाजपा कमजोर रहेगी, ये अपने आप ध्वस्त हो जाता है। बिल्कुल, तक 2 चीज ठीक है। सुरेश जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, अजय के पास आ रहा हूं। अजय, हम जब मुद्दों पे बात करते हैं और इन 47 सीटों पर ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस बार रिजल्ट्स में करेंगे? बिल्कुल, आदिवासी जो इलाके हैं वहां पर आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं
और लंबे समय से चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आदिवासी इलाकों में काम करती रही है। संघ के तौर पर आरएसएस ने भी सालों से काम किया, क्योंकि जिस तरह से 2018 के चुनाव के परिणाम आए उसके बाद संघ ने भी काम किया। और साफ तौर पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पेशा एक्ट की बात करें तो पेशा एक्ट जिस तरह से मध्य प्रदेश में लागू करने की बात हुई, उसमें कांतिलाल भूरिया ने उसका विरोध भी किया, अलग अलग प्रदर्शन भी किया, कहा कि जल जंगल जमीन की जो बात है वो आदिवासियों को पेशा एक्ट पूरी तरह से नहीं देता है, उसका विरोध किए। तो कहीं ना कहीं आदिवासी पेशा एक्ट को लेकर अभी भी उसमें नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से कांतिलाल भूरिया एक जो है आदिवासी नेता के तौर पर आते हैं, वो उन्होंने भी विरोध किया। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अशिक्षा का भाव हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, सरकार की वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो आदिवासी बहुल इलाकों में अभी भी उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार को इस बार भारतीय जनता पार्टी जो डिलीवर नहीं कर पाई है उसे लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। और बिल्कुल ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बार इफेक्ट करेंगे। लेकिन सुरेश जी, आपके पास मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि इस बार जो स्कीम्स खासकर आदिवासियों के लिए जो चलाई गई हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए चलाई गई हैं, उन स्कीमों को अगर हम देखें, क्या उनसे ये जो बहुत बड़ा वर्ग है वो संतुष्ट है, या जो गुस्सा है या जो आक्रोश है वो इस बार परिणामों में नजर आएगा? क्या आपका ऑब्जर्वेशन कहता है सर? मैंने अपने वहाँ के जो लोग हैं झाबुआ और इन क्षेत्रों अलीराजपुर और इन क्षेत्रों के लोगों से विशेष रूप से मैंने बात की, क्योंकि ये मंडला और जो ये क्षेत्र है निवास और जो इस क्षेत्र वाला जबलपुर यानी महाकौशल का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का जो आदिवासी है वो एक प्रकार का जो प्रभाव में है पहले से ही। लेकिन इधर का जो झाबुआ का और अलीराजपुर का जो आदिवासी अंचल है वो कांग्रेस के प्रभाव का ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ के बारे में जब मैंने बात की तो मुझे एक छोटी सी बात जो खबर की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वो ये है कि हमारे 2-3 पत्रकार मित्रों का कहना ये था जो अलग भी पत्रकारिता के साथ कामकाज करते हैं, छोटा मोटा जो करते हैं क्षेत्रीय लिहाज से, उनका कहना ये था कि जब आदिवासी लोगों का मतदान के बाद उनसे मुलाकात हुई तो उनका कहना ये था कि दिवाली के एक दिन पहले लाडली बहना का पैसा उनके खाते में आया और किसान कल्याण निधि का पैसा भी उनके खाते में आया, जिससे इन्होंने दिवाली मनाई है। हम बाकी उम्मीदों के सहारे चलने की बजाय जो हमें बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये जो आपने बात कही है और ये जो ग्राउंड की स्थिति निकल कर आई, हालांकि ये देखना होगा कि वोट में कितनी तब्दील हुई है, तमाम चीजें थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, सुरेश जी आपका भी, अजय आपका भी, मेरे साथ जुड़ने के लिए।